Once again, I welcome you in my channel English Vision. Please like my videos. Don't forget to subscribe my channel. Please press the bell icon if you are new on my channel. Then it will be beneficial to you. You will never forget. You will never miss my any video. So today, here we will start from the poem. This poem is from Standard 10, First Flight. This is A Tiger in June. This is written by Leslie Knox. Too much dedication is there. How the picturization of the poem? It is. छोटी सी पोएम, छोटे से स्टैंजास में पोइट ने इतनी सारी बातें बताई हैं, इतनी सारी कंपैरेटिवली एनिमल को मैन से डिस्कस किया है कि उसको अगर ध्यान से ना पढ़ा जाए तो आपको समझ में शायद नहीं है। आज मैं हिंदी में आपको पोइट्री समझाऊंगी। मेरे व्यूज़ और मेरे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि मैं प्लीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करिए, हम यहाँ हिंदी में सीखते हैं। सो टुडे दिस पोएम इज इन हिंदी। हियर सो मैनी पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड। एक एक लाइन में, एक एक शब्द में कहीं ना कहीं पोएटिक डिवाइस जरूर है। पोएटिक डिवाइस, the devices which are used in poetry to decorate the poetry, to give the description, to elaborate it, to define it. इतनी सारी चीज़ें जो पोइट्री को सुंदर बनाती हैं, जो पोइट्री को डिफाइन करती हैं, समझाती हैं, उस हर एक शब्द को वैल्यूएबल बनाती हैं, वो सारा का सारा काम हमारा पोइट्रिक डिवाइस के द्वारा ही या लिटरेरी डिवाइस के द्वारा किया जाता है। हम लोग जैसे जैसे स्टैंजास पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में बताती जाऊंगी कि किस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। फर्स्ट, दिस पोएम कंट्रास्ट द टाइगर इन द जू विद द टाइगर इज इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. In the description, there is the description about the tiger. कि कैसे पोएट ने पहले टाइगर को जू में डिफाइन किया, जू में किस तरीके से उसने पहले उसको केस में, जंगल से वो एक जू में टाइगर को लेकर आता है, उसको डिस्क्राइब किया कि वो कैसे नेचुरल हैबिटेट है, कैसे वो एक प्राकृतिक रहने वाला व्यक्ति है, रहने वाला जानवर है, उसको किस तरीके से सजाया है। फिर किस तरीके से पोएम पूरी जंगल से घूमती हुई जू से घूमती हुई पूरी जंगल की तरफ जाती है। फिर वापस पोएट हमको जंगल से वापस जू की तरफ लेकर आता है। तो कौन से स्टैंजाज में जंगल का डिस्क्रिप्शन है, कौन से स्टैंजा में जू का डिस्क्रिप्शन पोएट ने बताया है, उसको ध्यान से आपको समझना। He stops in his vivid stripes the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet work. छोटी सी पोइट्री, छोटे से पैराग्राफ्स, छोटे से स्टैंजाज में 3 या 4 वर्ड्स का यूज़ किया, उसमें भी उस गहराई पूरी गहरी बात कही। पूरी पोएम में राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया है। हर एक स्टैंजा A B C D से यूज़ है। जैसे आप देखेंगे लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन स्ट्राइप्स, इट इज pronounced stripes, so we have to give the name A. Second last word is cage, it is not similar with the stripe, इसको हमने B नाम दिया। Quiet is not matched with cage and stripe, दोनों में से किसी में से मैच नहीं हो रहा, इसको नाम हमने C दिया। रैग मैच हो रहा है केज से, मीन्स इसको नाम B दिया गया। यही हमारी राइमिंग स्कीम होती है। हमको हर स्टैंजा का आखिरी शब्द देखकर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण से पहचानना होता है कि इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट दिया जाए, कौन सा नाम दिया जाए। तो हमारी पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम है A B C B। So starts, he starts in his vivid stripes the few steps of his cage. He is defined here as the human. Here is personification, but here in this poetry tiger is mentioned। जिस तरीके से टाइगर
अपनी एक्टिविटी करता है उसको ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी से कंपेयर किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, मीन्स पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड विद मैन, ही। जिस तरीके से इंसान काम करता है ऐसे ही यहाँ टाइगर को लाया गया है, तो मीन्स ही में पर्सोनिफिकेशन हुआ। ही स्टार्ट्स, स्टार्ट मीन्स फॉलोज, चलता है, मूव्स करता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड कलरफुल, ब्राइट कलर, जो उसकी कलरफुल स्ट्राइप्स हैं, पट्टियाँ होती हैं उसके बॉडी पे, स्ट्राइप्स होती हैं बड़ी बड़ी, अपनी उस बॉडी को लेके, अपनी उस स्ट्राइप्स को लेके वो जिस तरीके से मूव करता है, चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, टाइगर के बराबर, टाइगर से 1-2 फीट बड़ा, तो उस छोटे से केज में वो सिर्फ कुछ कदम ही अपने उस शरीर से, स्ट्राइप वाले शरीर से मूव करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट, किसके ऊपर, अपने पैड्स पर। पैड्स क्या हो गया, उसकी जो वेलवेट पॉज हैं, पंजे हैं, पंजों के ऊपर वो वेलवेट के, यहाँ वेलवेट मीन्स है मेटाफर यूज किया गया है, फिर यहाँ लिटरेसी डिवाइस है मेटाफर। कंपैरिजन ऑफ पॉज विद वेलवेट मीन्स जिस तरीके से वेलवेट होता है सॉफ्ट डेलिकेट, उसी तरीके से इसके पंजे भी सॉफ्ट डेलिकेट थे, तो वो अपने सॉफ्ट डेलिकेट वेलवेट के समान पंजों से केज में चलता है, क्वाइटली, एकदम से चुपचाप, इन हिज क्वाइट रैग, अपने शांति वाले गुस्से में। कैसा अजीब सा लग रहा है क्वाइट रैग, शांति वाले गुस्से में। यहाँ पर भी पोइट ने इसको पोएटिक डिवाइस के रूप में दिया, जो यहाँ पर अभी मैं नहीं लिख पाई हूँ, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन है यहाँ मीन्स विरोधाभास, कि कैसे एक गुस्सा और कैसे एक शांत, मीन्स उसको गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को शांत करके वो किस तरीके से उस छोटे से केज में अपने 1-2 कदमों को आगे बढ़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ गया, पोएटिक डिवाइस, राइमिंग स्कीम आ गया, ऑक्सीमोरन आ गया, मेटाफर आ गया। अभी 3 और हमारे पास हैं कंसोनेंस। कंसोनेंस होता है जिस लेटर में, जिस वर्ड में कंसोनेंट्स की आवाज़ आए, जैसे इसमें आवाज़ आती है स्टार्स, एस, हिज, एस, स्ट्राइप्स, एस, सा की आवाज़ आ रही है, मीन्स इन वर्ड्स में कंसोनेंस पोएटिक डिवाइस है। फर्स्ट 2 लाइन्स में पोइट ने इमेजिन किया है, इमेजिनरी लाया है, पोइट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द टाइगर। Now we have completed the first stanza. Now start the second one. He should be lurking in shadows, sliding through the long grass near the water hole where plum deer pass. As I have told you that there are so many figure of speech. So here are also rhyming words are there: shadow, grass, hole, and pass. Shadows differ, so its name is A. Grass is not matched with shadow, so we will give it B. Hole is differ, it will be C, and pass, it will be related with grass, so its name will be B. So its rhyming scheme is also A, B, C, B. Understood? Now the second figure of speech is enjambment. In the first paragraph also there is enjambment. What is enjambment? Enjambment is the words which is not completed in the same line. The continuing line, the continuing meaning of the sentence of the line in the second or third lines. As see the first stanza, vivid stripes, the few steps of the cage, on the pads of velvet coat. In the second also, lurking in shadows, sliding through long grass, near the whole water, where come deer pass. Means the whole poem also is having the enjambment. Nothing, no line is completed. कोई भी लाइन पूरी नहीं है, किसी न किसी लाइन का मतलब पहली लाइन से या दूसरी लाइन से रिलेटेड। So he should be lurking in shadow. He personified किया गया है किससे? मैन से। तो जो टाइगर है इस स्टैंजा में बताया है कि he should be lurking in shadows, sliding through long grass. किस तरीके से वो अपनी जंगल में जिंदगी को व्यतीत करता है। तो उस अगर वो जंगल में होता, लर्किंग इन शैडो मीन्स लर्किंग यहाँ मीनिंग है टू बी हिडन एज वेट फॉर प्रे। होते हैं ना जंगली शिकारी, जंगली शिकार करने के लिए वो लोग घास के पीछे या घर के पीछे, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वहाँ से जैसे ही अपना शिकार देखते हैं वो लोग निकल के अटैक कर देते हैं। तो शुड बी लर्किंग इन शैडो की शायद वो किसी परछाई में या पेड़ पत्ती के पीछे या लंबी लंबी ग्रास में छुप जाए और अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए वो जल्दी से जंप मार के आ जाए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, द
लंबी लंबी घास में वो छुपा हुआ है और वहाँ से स्लाइड करता हुआ धीरे से सरकता हुआ चुपचाप से वो अपने शिकार बनाकर अटैक करता है। ये जिंदगी बताइए किस तरीके से टाइगर जंगल में रहा करता है। ऊपर वाले स्टेंजा में तो वो केज में था, तो वो एबल भी नहीं था चलने के लिए कि जंगल में किस तरीके से वो छलांग लगा सकता है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, चाहे कहीं वाटर बॉडीज हो, चाहे पानी का छेद हो या पानी हो, कहीं पर भी वो आ जा सकता है। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर प्लम सा मीन्स सॉफ्ट सा डेलिकेट सा कोई डियर कोई शिकारी वहाँ से गुजर रहा हो। जैसे ही वो अपने शिकार को, अपने डियर को या अपने भोजन को वहाँ से गुजरता हुआ देखता है, अल्टीमेटली ही स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड अटैक्स टू ईट, बट दिस लाइफ ही इज नॉट एंजॉयिंग इन द zoo. See, lurking in shadow, here is imagination. It is not sure that he is in jungle in forest. कोई सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि किस तरीके से अगर वो जंगल में होता, पानी के पास होता या लंबी लंबी ग्रास में होता, तो किस तरीके से वो अटैक करता। सो यहाँ पोएटिक डिवाइस है इमेजिन। नेक्स्ट इसमें एलिट्रेशन है। कहाँ कहाँ एलिट्रेशन है? प्लम पास, पीपी, लास्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टैंजा। मैंने क्या बताया? व्हेन द एलिट्रेशन will be there when the words will start with the consonant sounds. Consonant sound से जो letters से words start होंगे वहाँ alliteration होगा। Consonants कहाँ होगा? जहाँ पर consonants की sounds होगी, चाहे वो पीछे हो या आगे। Third, he should be snarling around houses at the jungle edge, wearing his white pants, his cross, terrorizing the village. So in the third, he should be snarling around houses at the jungle edge. Again, this stanza refers in the village house. किस तरीके से जंगल में घर होते हैं और घरों के चारों तरफ वो स्नार्लिंग करता है, मतलब झांक कर देखता है, पीप आउट करता है, वार्मिंग साउंड्स, आवाज देता है, घुर्राता है, मीन्स घरों के पीछे वो the roaring, the loud sound of the animal. So he should be snarling around houses at the jungle edge. जंगल के किनारे में जो बने हुए घर हैं, उन घर के पीछे छुपकर वो किस तरीके से दहाड़ लगाता है अपने शिकारी को पकड़ने के लिए या उसको डराने के लिए। Wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Wear means uncover. उसके दांत कवर नहीं किए हुए हैं, अनकवरिंग है। It means he is not having any fear to anyone. तो अपने खुले हुए दांत को यहाँ पर fangs means the pointed teeth, किस तरीके से जिन दांतों से वो शिकार करता है, अपने शिकार को फाड़ता चलता है, उस सफ़ेद दांतों को वो एकदम से खुला छोड़ा हुआ है और जब वो मुंह खोलता है, दहाड़ मारता है, तो किस तरीके से उसका मोशन होता है और उसके अचानक से पंजे सामने आते हैं। और वो टेरराइजिंग द विलेज मीन्स डर पैदा करता है गाँव वालों को अपने अटैक से या अपने पंजों से या अपने मुंह खोल के जो अपने शार्प टीथ दिखाता है, उन शार्प टीथ से वो दहाड़ मारकर मुंह खोलकर किस तरीके से जंगल में रहकर घरों के बाहर पीछे में छुपकर वो लोगों को डराता है, डर पैदा करता है। ये लाइफ उसकी शुरू में नहीं है। आगे यहाँ फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, एंजावमेंट, राइमिंग स्कीम, एसोनेंस, कंसोनेंस, सो मैनी फिगर ऑफ स्पीचेस आ गए। एसोनेंस देखिए इसमें थर्ड लाइन, हिज का एस, फैंस एस, हिज एस, क्लॉज एस। हाँ, एसोनेंस विल बी देयर, कंसोनेंस विल बी देयर व्हेन the sound, the consonant sound will be in the words. Enjambment around houses at the jungle edge. His claws terrorizing the village. These lines are not completed and it is giving the meaning in the next line. Assonance. When the vowel sounds will be there in the middle of the words, there will be assonance. A-S-S-O-S-A-N-C-E. Assonance. Assonance is bearing. The third word, third line, bearing. I. His eye. White eye. His eye. I is there and O. O-C in the first line. Should. Should O. Houses O. Around O. So here is assonance. As I told you earlier, you have to listen it carefully because there are so many figure of speeches. Another new figure of speech is here, which is onomatopoeia.
is engaged in the lines. Here snarling word is there, sound is there, so this word is having the figure of speech denominator hold. So should I start the fourth one? Yes. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars is stopping the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked in a concrete cell. Now he is not in the forest, not near the house, not in the water bodies, but now he is on concrete cell. Concrete, the walls which is made cement and bricks. हाँ, सीमेंट ब्रिक की दीवारों के बीच में, उसके जेल के बीच में वो बंद किया गया है. His strength behind bars. उसकी जो शक्ति है वो बार्स क्या होती है? छड़. हाँ, केज के छड़ में, पिंजरे की छड़ के अंदर में उसकी सारी शक्ति समाहित है. Means he cannot show any strength. And he cannot terrorize, he cannot give his strength to show his strength behind the walls. Stacking the length of his cage, ignoring visitors. Stacking means moving. He is taking little bit steps to be holding in cage because there is no space to walk, to move. So he is ignoring the visitors. Means when the visitors, when the people come there, the tourists come there to see him, he is not able even to snarl, even to roar. Means he is not there to shout. He is quiet and he is moving, he is taking a little bit steps there. Again here is so many figure of speech. First is personification. The first line, he is defined as, personified as man. Second is rhyming scheme, A, B, C, D. Third is consonants. Consonants, the starting words, bars, behind, is there. S, S, strength S is S. So consonant is there. Alliteration, bars, behind bars. BB is there. Assonance. Where in which words assonance? Log means O. Log O, concrete O. O sound is there. So consonant is there. So consonant, assonance, alliteration, rhyming scheme and personifications are there. The last paragraph. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears. Again personification in he is personified as human. He hears. He is alliteration. He hears the last voice at night. अब आखिरी आवाज रात में उसको सुनाई पड़ती है when the patrolling cars. Means किसकी? Patrolling means protect, guarding. जब पुलिस की गाड़ियाँ निकलती हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं, उनकी जो हॉर्न बजता है वो टाइगर के लिए लास्ट आवाज होती है. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He is not having anything, any prey to see, to watch. Only he is staring upside on the sky with his glittering eyes, bright eyes. अपनी गहरी सुंदर चमकदार आंखों से सिर्फ वो चमकते हुए सितारों को ऊपर देख रहा है. Assonance is here in with his third word, third line, with his brilliant I are there in between the lines. Enjambment and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. First line continue कर रही है second line में.